हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि हमेशा की तरह आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे, किस प्रश्नावली पे और किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम चैप्टर 6 के बारे में वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर 6 जैसा कि चैप्टर का नाम है अपकलश के अनुप्रयोग। अभी तक हमने 5वें चैप्टर में अपकलश के बारे में अध्ययन किया, dy/dx ज्ञात किया, x के सापेक्ष अपकलन किए या किसी अन्य चर के सापेक्ष हमने अपकलन सॉल्व करना सीखे थे। अब यहाँ पर हम किसी भी राशि का उसकी दर समय के अकॉर्डिंग या किसी अन्य चर राशि के अकॉर्डिंग उस राशि की परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। और चैप्टर का नाम है अपकलश के अनुप्रयोग। और अपकलश की सहायता से विभिन्न राशियों के परिवर्तन की दर और उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आपके सामने लिख रखा, इसके बारे में एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हमें इस 6वें चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करना है। चलिए हम उनको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अध्याय 5 में हमने संयुक्त फलनों, ठीक है, संयुक्त फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, अस्पष्ट फलनों, चरघातांकीय फलनों और लघुगणकीय फलनों का अपकलश ज्ञात करना सीखा है। 5वें चैप्टर में हमने ये जितने भी संयुक्त फलन हो गए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा, अस्पष्ट फलन होगा, चरघातीय फलन और लघुगणकीय फलनों का इस प्रकार के जो फलन थे इन सभी का हमने अपकलन सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, इसके आगे बोला प्रस्तुत अध्याय में हम गणित की विभिन्न शाखाओं में, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर गणित का है तो उसका कहीं ना कहीं उस चैप्टर का उपयोग तो ज़रूर है। ठीक है ना। प्रस्तुत अध्याय में हम गणित की विभिन्न शाखाओं में अपकलश के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि गणित की विभिन्न शाखाओं में, जैसा कि आपको याद हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ी रहे होंगे ऑब्वियसली, जब 12th की क्लास में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे फलन ऐसे हैं, बहुत सारी शाखाएँ ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी अपकलश और समाकलन का उपयोग करके थ्योरम्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो भाई इसने बोला कि प्रस्तुत अध्याय में हम गणित की विभिन्न शाखाओं में अपकलश के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे, यथा इंजीनियरिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कई दूसरे क्षेत्र। ये बहुत सारी शाखाएँ हैं, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर पे हो गया, साइंस पे हो गया, सोशल साइंस पे हो गया और एन अदर कोई भी फील्ड्स हो गए। यहाँ पर हम अपकलश के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए हम सीखेंगे कि किस प्रकार सबसे पहला का उपयोग राशियों के परिवर्तन की ज्ञात करने में, राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर क्या है, यही तो लिखा है dx/dt, यानी t के सापेक्ष x का मान ज्ञात करना। अभी आगे देखते हैं। राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में। ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में अपकलश का प्रयोग करेंगे। एक फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में, तो आलेख बनाते हैं और आलेख के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कोई भी आलेख किस बिंदु पर उच्चिष्ट है और निम्नष्ट, यानी कि उच्चतम और निम्नतम। तो एक फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में जो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है। तो इस प्रकार का जब हम आलेख खींचते हैं तो उस पर अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने में भी अपकलश का प्रयोग कर लेते हैं। और इसकी सहायता से किसी भी आलेख को हम जो खींचते हैं उसका उच्चतम और निम्नतम मान आलेख की सहायता से
ज्ञात किया जा सकता, वो भी अपकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में। वो कैसे करेंगे बारी बारी से हम आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे। हम उन अंतरालों को ज्ञात करने में भी अपकलज का उपयोग करेंगे जिनमें एक फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है। वर्धमान और ह्रासमान इसी को बोलते हैं। वर्धमान यानी कि उच्चतम और निम्नतम, ह्रासमान मतलब निम्नतम, मतलब उच्चतम और निम्नतम जो ग्राफ में हम वैल्यू ज्ञात करते हैं उसमें वर्धमान और ह्रासमान यानी उच्चतम निम्नतम जो बिंदु है ना उस फलन के, वो भी हम अपकलज के अनुप्रयोग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अंततः हम कुछ राशियों के सन्निकटन मान प्राप्त करते हैं। बहुत कुछ राशियां ऐसी होती हैं जैसे कि हमें 25.25 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना, कुछ इस प्रकार की राशियां जिनको हम, या फिर 25.2 या नॉर्मल से ऐसा लिख देते हैं 25 की पावर 1/2 यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। लेकिन कुछ इस प्रकार की सन्निकटन यानी 25 से थोड़ा सा ज़्यादा या 25 से थोड़ा सा कम यानी सन्निकट यानी कि निकटतम वैल्यू ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल, घनमूल, कुछ चरघातांकीय फलन, ठीक है, इस प्रकार के जो कुछ राशियां हैं इनके सन्निकटन मान ज्ञात करने में अपकलज का प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो कुछ सन्निकटन वैल्यूज़ हैं उनमें भी अपकलज का अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये विभिन्न फील्ड्स हो गई, विभिन्न क्षेत्र हो गए जहाँ पर हम अपकलज के अनुप्रयोग को अध्ययन करेंगे। बारी बारी से एक्सरसाइज जब चलती आएंगे आपको इजीली समझ में आता जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिखा राशियों के परिवर्तन की दर, लिखा है यहाँ पर, पुनः स्मरण कीजिए कि अपकलज ds/dt, इससे क्या तात्पर्य है? ds/dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। मतलब ds/dt समय के सापेक्ष जो दूरी है s, इसके परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए ds/dt हमारा क्या होता है, दूरी की बात कर रहा तो वेग होता है या चाल होता है, v बराबर ds/dt। तो फिजिक्स में भी इसका यूज से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। इसी प्रकार एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष, मतलब y है और x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तो ये लिखा हुआ है y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर यानी dy/dx। और हम इस विशेष समीकरण की सहायता से भी शो करते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, f' लिख देते हैं। ये लिखा हुआ f' यानी dy/dx और f' दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना। x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है और dy/dx यहाँ लिखा x = x0 या x0 बोल सकते हो इसे, यानी कि किसी एक विशेष बिंदु पर dy/dx का मान ज्ञात करना। x बराबर x0 का मतलब है किसी विशेष बिंदु पर dy/dx की वैल्यू ज्ञात करना, या f' x0 यानी कि फलन का मान x0 बिंदु पे ज्ञात करना। x बराबर x0 पर, ठीक है, के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त यदि दो राशियां x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हैं, अर्थात x बराबर क्या है, कोई फलन है ft, मतलब x बराबर कोई फलन है t के रूप में, और y बराबर gt यानी कि y के बराबर कोई फलन है t के रूप में, तब श्रृंखला नियम से dy/dx चाहिए तो इससे हम क्या निकालेंगे, dx/dt, और इससे क्या निकालेंगे, dy/dt, और इनके बीच में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो dt से dt कैंसिल होने के बाद बचेगा कितना हमारा, dy/dx। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन पे dy/dx तभी पॉसिबल है जब dx/dt डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि इसकी प्लेस पे 0 हो गया तो dy/dx क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत प्राप्त होता है।
तो कुछ इस प्रकार के कुछ फलनों का इस चैप्टर 6 में अवकलज के अनुप्रयोग वाले में हम अध्ययन करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी है, एकदम इजी थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो। घर पर कोशिश किया करिए कि किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। किताबों में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है आपके पढ़ने के लिए। ये आपके एनसीईआरटी की बुक की ही सारी थ्योरी है जो आपको हमने एक छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट पे बता दी। इसके बाद में हम 6.1 को शुरू करते हैं और सवालों का अध्ययन भी करते हैं। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 को। तो प्रश्नावली 6.1 पे पहला प्रश्न लिखा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के जो क्षेत्रफल है इसकी जो परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न जो कि प्रश्न में बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल, चूँकि क्षेत्रफल को a लिखते हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी कि dA, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष यानी कि dA अपॉन dr ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पे उसने बोला है। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर dA त्रिज्या r के सापेक्ष अपॉन में r, यानी dA अपॉन dr का मतलब है क्षेत्रफल के जो परिवर्तन की दर है त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी कि क्या निकलेगी। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन जो A नंबर कह रहा है r बराबर 3 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, A बराबर पाई r स्क्वायर। और इससे ज्ञात करना है r के सापेक्ष अवकलन करने पर। r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dA अपॉन dr। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने 5वें चैप्टर को नहीं पढ़ा तो पहले नंबर जाके आप 5वें चैप्टर को अध्ययन कीजिए, जिसकी सारी वीडियोस आपके YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर दी गई हैं। आप उनको ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि 5वां चैप्टर जब आपसे बनेगा तभी आपसे ये 6ठा चैप्टर भी ईजिली बन जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA अपॉन dr, पाई का तो होगा नहीं, और dA अपॉन dr r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो dA अपॉन dr बराबर r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष ही कर रहे हैं। r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 2r इंटू पाई। चूँकि r बराबर कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत सरल है, बिल्कुल टफ तो है ही नहीं है। dA अपॉन dr, r की प्लेस पे हमें क्या रखना है? 3 रख देना इंटू पाई, यानी dA अपॉन dr बराबर 6 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर। इस प्रकार से मात्रक रखे जाते हैं। dA मतलब क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आप ये मत सोचिए सर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के सेंटीमीटर बचा देंगे, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। आपको dA यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, dr यानी सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr बराबर कितना निकल आया? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब B नंबर करते हैं। B नंबर में r बराबर कितना बोल रहा है? 4 सेंटीमीटर। और कोशिश कीजिए जो B नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको आप खुद ब खुद पहले कैलकुलेट कीजिए अपने माइंड पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई r स्क्वायर।
और डी ए अपॉन डी आर ज्ञात करना, तो आर के सापेक्ष अवकलन। देखो जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछी जाती है ना, उसी के सापेक्ष अवकलन भी कर दिया जाता है। तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डी ए अपॉन डी आर, पाई का तो होगा नहीं, डी ए अपॉन डी आर आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष अवकलन आर स्क्वायर लिखा है, आर के सापेक्ष अवकलन, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, तो क्या हो जाएगा, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई इंटू 2r। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो गया, तो डी ए अपॉन डी आर 2 पाई की प्लेस पे कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी आर तो 8 पाई। किसी ने कैलकुलेट किया अपने दिमाग पे? अगर आपने कैलकुलेट किया है तो आपका आंसर 8 पाई आ रहा है, और अगर 8 पाई आपका आंसर आया है कैलकुलेट करने में, यानी कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका है। और डी ए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति और आर का सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट हुआ पहले नंबर का प्रश्न आपका। तो आया आपको इजीली समझ में? इजीली अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पे बगैर कमेंट किए मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर में बोल रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, एस मतलब होता है सेकंड, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर को प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि डीबी और प्रति सेकंड यानी कि डीटी, यानी कि dB अपॉन dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा यानी कि पॉजिटिव, घट रहा यानी कि नेगेटिव। अगर कभी भी वृद्धि की बात बोले यानी कि धनात्मक, और कभी भी घटोत्तरी की बात बोले यानी कि घट रहा हो, तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल को S, सरफेस एरिया S, यानी कि ds अपॉन dt, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा S, तो ds अपॉन dt हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न सब कुछ बोलता है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर को प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds अपॉन dt किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव निकलेगा। जबकि इसके किनारे की लंबाई a बराबर 12 सेंटीमीटर, पृष्ठ क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है, जबकि किनारे की लंबाई a बराबर मान लिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो घन का आयतन क्या होता है, चूँकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी कि a क्यू, यानी कि v बराबर a क्यू। अब जो क्वेश्चन दे रहा है ना 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड का मतलब होता है समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। समय के सापेक्ष हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कुछ भी प्रश्न में बोला गया है। तो समय के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष बोलता है तो उसका क्या करते हैं, उसी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dB अपॉन dt, और इसका करेंगे तो d अपॉन dt a का क्यू। अब dB अपॉन dt, यहाँ पर a को सॉल्व करते हैं। ठीक है, a की एक्चुअली वैल्यू दी है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी वैल्यू को करेंगे तो इस प्रकार की 3a स्क्वायर हो जाएगा। 5वां चैप्टर आपने पढ़ा, समझ में आ जाएगा। एक्स क्यू का क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन a क्या है, a के सापेक्ष तो अवकलन है नहीं, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, dA अपॉन
डी टी हो जाएगा, क्योंकि ए का पुनः अपकलन करेंगे ना, क्योंकि अपकलन तो टी के सापेक्ष है, तो 3a² कर दिया, लेकिन टी के सापेक्ष है तो ए का पुनः अपकलन डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, और डी बी अपॉन डी टी कितना दे रहा 8, डी बी अपॉन डी टी कितना कह रहा 8 बराबर 3a² डी ए अपॉन डी टी। तो ये इस तरफ आ जाएगा 8/3a² डी ए अपॉन डी टी, या फिर लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर 8/3a²। ठीक है, डी ए बटे डी टी बराबर 8/3a²। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि S बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, S बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको अपकलज भी बनने चाहिए, और साथ ही साथ जो हमें ज़रूरत के फॉर्मूले हैं जैसे कि बेलन, गोला, शंकु, वृत्त, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, किस दर से बढ़ रही है, तो टी के सापेक्ष ज्ञात करना। तो लिखेंगे पुनः टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, टी के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, 6 का तो होगा नहीं, डी अपॉन डी टी a² का कर देंगे, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 6, और a² का कितना हो जाएगा 2a, a² का 2a, क्योंकि x² का 2x। लेकिन ये t के सापेक्ष अपकलन कर रहा ना, तो एक पुनः अपकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 6 दूनी 12 है, और डी ए अपॉन डी टी कितना 8/3a², एक ए कट जाएगा तो एक ए बचेगा, डी एस बटे डी टी बराबर 12 गुणे 8 3, और ए बराबर कितना दे रहा था, ए बराबर किनारे की लंबाई कितना दे रहा 12 सेंटीमीटर, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 8/3। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का सेकंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, तो बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त की त्रिज्या डी आर अपॉन डी टी, वृत्त की त्रिज्या डी आर अपॉन डी टी, ये है दिया। सेंटीमीटर हो गया यानी कि त्रिज्या, प्रति सेकंड यानी कि समय, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि बोला वृत्त की त्रिज्या यानी कि डी आर समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी कि डी आर अपॉन डी टी बराबर कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना, यानी कि पॉजिटिव। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये ज्ञात करना है। जबकि त्रिज्या कितनी बोल रहे हैं, क्योंकि r बराबर कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r², और यहाँ पर देखो बटे में t दे रहा है ना, तो t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अपकलन करने पर, t के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो एक अपकलन क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी, पाई को आगे ले लो, इसका तो होगा नहीं, r² का होगा।
तो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2x होता है, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, परंतु t के सापेक्ष अवकलन, ये तो r है ना, तो ये हो जाएगा dr/dt। तो dA/dt बराबर पाई इंटू 2, r की जगह पे कितना दे रहा 10 और dr/dt की जगह पे 3, तो dA/dt तो 20×3 60 पाई। a का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और t का मात्रक सेकंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ तक वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए।